साथियों नमस्कार। मैं अरुण कौशिक भारतीय, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय परिवार पार्टी हरियाणा व प्रभारी लोकसभा क्षेत्र सोनीपत। जैसा कि आपको पता है, मैंने एक सीरीज शुरू की है ताकि जो राजनीतिक ज्ञान मुझे है वो मैं युवाओं को दे सकूं। इससे युवाओं को बड़ा फ़ायदा होगा। शुरू में मैं हरियाणा की राजनीति के ऊपर बात कर रहा हूं, तो उस हरियाणा की राजनीति का आज चौथा दिन है, चौथी सीरीज है आज, भाग 4। तो पहले हम अभी तक जो बात कर चुके हैं, पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा, दूसरे मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह जी, तीसरे मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल जी, आज चौथे मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता जी, इनकी हम बात कर चुके हैं। आज हरियाणा के 5वें मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल की मैं बात करूंगा। चौधरी देवीलाल जी वो शख्सियत थे जिनको लोग प्यार से ताऊ बोलते थे, ताऊ देवीलाल के नाम से पुकारते थे। तो आज उस चौधरी देवीलाल, ताऊ देवीलाल के बारे में मैं बताऊंगा, उनका कुछ जीवन परिचय और उनकी उपलब्धियां। तो चौधरी देवीलाल जी का जन्म 25 सितंबर 1914 में हुआ, सिरसा जिले में। चौधरी देवीलाल जी का जन्म 25 सितंबर 1914 को 25 सितंबर 1914 को सिरसा जिले में चौधरी देवीलाल जी का जन्म हुआ। उस समय देश का बंटवारा नहीं हुआ था, तो ये पूरा पंजाब प्रांत ही पड़ता था। और देवीलाल जी अपने बाल्यकाल से ही, जब वो थोड़े से किशोरावस्था में आए, तो वो फरीदकोट की तरफ, वो बचपन में पहलवानी का शौक रखते थे, तो फरीदकोट की तरफ वो गए हुए थे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी का भाषण सुना, उससे प्रेरणा लेकर वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ गए। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई। उसके बाद देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद होने के बाद 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था। पहले आम चुनाव में ही वो विधायक चुने गए थे। वहीं से उनका राजनीतिक सफर शुरू हो गया था। फिर आगे चल के उन्होंने पंजाब से, क्योंकि पंजाब बहुत बड़ा प्रांत था, तो उन्होंने हरियाणा के लिए लड़ाई लड़ी और अलग हरियाणा बनाने में, हरियाणा प्रांत बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जिसने संघर्ष किया वो चौधरी देवीलाल थे।
चौधरी देवीलाल ने हरियाणा प्रांत बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। वो अलग बात है कि पहले मुख्यमंत्री जो बने वो पंडित भगवदयाल शर्मा बने। चौधरी देवीलाल जी मुख्यमंत्री जो बने वो 1977 में बने पहली बार मुख्यमंत्री। 21 जून 1977 को चौधरी देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। उनका पहला मुख्यमंत्री काल रहा 21 जून 1977 से और 28 जून 1979 तक। इसके बाद दोबारा फिर वो मुख्यमंत्री बने। उन्होंने हरियाणा में न्याय युद्ध की लड़ाई लड़ी। न्याय युद्ध को धर्म युद्ध का नाम दिया और दक्षिण हरियाणा में पानी लाने के लिए, सतलुज यमुना लिंक नहर का पानी लाने के लिए नारा लेकर और बहुत सारी चीज़ें लेके उन्होंने दूसरी उसके लिए लड़ाई लड़ी थी। तो इनके दोनों कार्यकाल का मैं अभी आपको बताऊंगा। ये कई बार विधायक रहे, लोकसभा सांसद भी रहे। इन्होंने लोकसभा का चुनाव हरियाणा छोड़ के राजस्थान से भी लड़ा, सीकर से, और वहाँ से सीकर से इन्होंने बलराम जाखड़ को हराया। बलराम जाखड़ जी उस समय लोकसभा अध्यक्ष होते थे। वो कहते थे कि प्रधानमंत्री को भी अगर सदन में बोलना हो तो वो मुझसे पूछ के बोलते हैं, मेरी इतनी बड़ी पावर है। तो उस समय लोग बड़ा ऊंचा पद मानते थे कि भाई जब प्रधानमंत्री भी पूछ के सदन में बोलता है, क्योंकि इतनी शिक्षा नहीं थी। तो वहां से इन्होंने चौधरी बलराम जाखड़ को भी हराया। जब ये मुख्यमंत्री रहे पहले मुख्यमंत्री काल में, क्योंकि इनका कोई ज़्यादा मुख्यमंत्री के तौर पे अनुभव नहीं था, लेकिन आम जन के लिए जो ये कर सकते थे, किसान हितैषी की इनकी ऐसी वो थी कि ये किसानों के लिए कहीं भी खेत में किसान काम करते हुए दिखाई दिए और ये गाड़ी में जा रहे हैं तो गाड़ी रोक के किसानों से मिलने के लिए उतर जाया करते। किसान और मजदूर के लिए इनके दिल में इतना स्नेह था। तो हरियाणा का जो कमेरा वर्ग है, उस कमेरे वर्ग के लिए इनके मन में बहुत बड़ा स्थान था और उनके लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी। इनका जो ज़्यादा जीवन है वो संघर्ष में गुजरा, राजनीतिक संघर्ष में गुजरा। इनका परिवार जो था, इनका परिवार असलियत में इनका जिस परिवार में जन्म हुआ वो संभ्रांत परिवार था। अच्छी ज़मीन थी। इन्होंने अपने बुजुर्गों के साथ भी, बल्कि इनके जो मुजारे होते थे उनके लिए भी इन्होंने अपने बुजुर्गों से भी संघर्ष किया, सुनने में जो आता है। तो गरीब और कमेरे वर्ग के लिए इनके दिल में बड़ा स्थान था। तो पहला जो इनका मुख्यमंत्री काल रहा उसमें इन्होंने बिजली के ऊपर ध्यान दिया। खेतों में, हरियाणा में खेती कैसे सुधारी जाए, उपज ज़्यादा कैसे ली जाए, किसान को क्या क्या सुविधाएं दी जाएं, उसके बारे में इन्होंने विशेष ध्यान दिया। और दूसरे मुख्यमंत्री काल में तो इन्होंने कमाल ही कर दिया। दूसरे मुख्यमंत्री काल की अगर बात करें तो इन्होंने मुख्यमंत्री बनने से पहले कहा था कि मैं ऐसी योजना बनाऊंगा कि बुढ़ापा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन है जो वो देने का काम करूंगा। तो उस समय के इनके समकालीन जो प्रतिद्वंदी थे वो कहते थे ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कानून ही नहीं है कि ये कोई काम कर दे इस तरह तो कुछ हो ही नहीं सकता। इन्होंने कहा कि मैं ये काम करके दिखाऊंगा। और जब ये मुख्यमंत्री बने तो मुख्यमंत्री बनने के बाद में इन्होंने बुढ़ापा पेंशन लागू की और आज उस बुढ़ापा पेंशन को, हरियाणा में जो बुढ़ापा पेंशन इन्होंने लागू की,
आज उस बुढ़ापा पेंशन को देश के सारे राज्य मान रहे हैं, सारे राज्यों ने लागू कर रखी है, केंद्र ने भी उसको अप्रूवल दिया। इसके अलावा इन्होंने काम के बदले अनाज योजना लागू की, उसको भी फिर सारे देश में माना गया। आज उसी का रूप है जिसे हम केंद्र ने बाद में वो लिया, जिसे हम मनरेगा कहते हैं, जो कांग्रेस सरकार ने बाद में लागू की, वो मनरेगा उसी की उपज है, काम के बदले अनाज योजना जो इन्होंने लागू की थी। इसके अलावा इन्होंने जच्चा बच्चा योजना लागू की। इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत बड़े संघर्ष किए और विपक्ष में रहते हुए इन्होंने इतने बढ़िया काम किए कि सरकार को दबाव में आके जो ये कहते थे वो फैसले लेने पड़े। ये जमीन से जुड़े हुए नेता थे। हरियाणा में इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी और उसके बाद ये हरियाणा से राष्ट्रीय स्तर पे भी गए। कहते हैं कि आदमी एमएलए एमपी तो बन सकता है, एमएलए एमपी बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नेता बनना बहुत बड़ी बात है। चौधरी देवीलाल के अंदर नेता बनने के गुण थे और वो जन्मजात गुण थे। इन्होंने नेता बन के दिखाया। हरियाणा के ये निर्विवाद रूप से किसी जाति विशेष के लिए नहीं, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं, इन्होंने हरियाणा की 36 बिरादरी के लिए काम किया। वृद्धावस्था पेंशन लागू की। वो वृद्धावस्था पेंशन, बुढ़ापा पेंशन पूरे प्रदेश में सबको मिली, चाहे वो किसी भी वर्ग से था। उसके अलावा इन्होंने जो दूसरी योजनाएं लागू की उसका लाभ भी सबको मिला। तो इन्होंने जो काम किए वो निर्विवाद रूप से किसी जाति विशेष से या किसी उससे बंध के नहीं, इन्होंने निर्विवाद रूप से हरियाणा के आम आदमी के लिए काम किए। और उसके बाद ये केंद्र की राजनीति में गए। इन्होंने जब राजीव गांधी केंद्र में प्रधानमंत्री थे तो उस समय बोफोर्स का एक मुद्दा उठा। बोफोर्स मुद्दे पे विश्वनाथ प्रताप सिंह भी उनके खिलाफ हो गए थे। उन्होंने वो मुद्दा उठाया तो ये चौधरी देवीलाल जो थे राष्ट्रीय स्तर पे निकले और राष्ट्रीय स्तर के नेता बन के ये उभरे। इन्होंने हर राज्य में जाके प्रचार किया और हर राज्य में इनके लोगों ने असलियत में इनकी नेतृत्व को स्वीकार करना शुरू किया। और जब 1989 में लोकसभा चुनाव हुआ, उस चुनाव में चौधरी देवीलाल जब चुनाव होके जनता दल सत्ता में आई, जो पूरा इनका एक मोर्चा बना था कई पार्टियों का, जब वो सत्ता में आए तो इनको सभी ने बहुमत से नेता चुन लिया। प्रधानमंत्री बनने के लिए इनको कह दिया कि भाई आप सदन के नेता हो, प्रधानमंत्री आप बनोगे। लेकिन इन्होंने इतना बड़ा त्याग किया कि प्रधानमंत्री खुद न बन के इन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह को, क्योंकि चंद्रशेखर जो थे वो इनके नेतृत्व को स्वीकार कर रहे थे, लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व को चंद्रशेखर स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इनका नाम प्रपोज किया, चंद्रशेखर ने उसकी अनुमति दे दी, उसका अनुमोदन किया। लेकिन जब ये सदन के नेता के तौर पे बहुमत से इनका नाम फाइनल हो गया तो इन्होंने वो जिम्मेदारी बहुत बड़ा त्याग करके विश्वनाथ प्रताप सिंह को दे दी और खुद उनके मंत्रिमंडल में उप प्रधानमंत्री रहे। हरियाणा का नाम ऊंचा करने में इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। एक छोटा सा प्रदेश है हरियाणा, जिसमें केवल 10 लोकसभा की सीटें हैं और उन 10 सीटों के दम पे, केवल 10 सीटों के बल पे ये प्रधानमंत्री पद तक पहुंच गए थे। और भारत ही नहीं, विदेशों में इन्होंने हरियाणा का नाम ऊंचा किया। और
नेता ये इतने बड़े बने, चुनाव भी इन्होंने हारे। छोटे छोटे कद के इनके सामने जो छोटे कद के नेता थे, जिनको कोई नेता कह भी नहीं सकता था, उनसे ये चुनाव हार गए कई बार। सोनीपत में 1984 में धर्मपाल मलिक ने इनको चुनाव हराया, 1996 में, 98 में और 99 में। तब ये 1991 में, 96 में और 98 में ये चुनाव ये रोहतक से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हारे, जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कद इनके सामने बहुत छोटा था। और वो कारण क्या रहा कि ये 1989 में 2 जगह से चुनाव जीते थे, हरियाणा में रोहतक से और राजस्थान में सीकर से। तो इन्होंने रोहतक सीट छोड़ के सीकर सीट को अपने पास रखा था। रोहतक के लोग इस चीज़ से नाराज हो गए और इनको 3 चुनाव में इनको हार का मुंह देखना पड़ा फिर उस कारण से। और अगर नेता किसी को कह सकते हैं, नेता अपनी एक सीट तो सुरक्षित रखता है कि मैं इस सीट से जीत जाया करूंगा, लेकिन ये ऐसे नेता थे, हरियाणा में इनका जहां से दिल करा वहां से इन्होंने चुनाव लड़ा। कोई इन्होंने विधानसभा की अपनी एक सीट नहीं छांट के रखी कि मैंने यहीं से चुनाव लड़ना है, कोई लोकसभा की इन्होंने एक सीट नहीं छांट के रखी कि मैंने यहाँ से चुनाव लड़ना है। इन्होंने बिल्कुल एक ऐसा, अगर नेतृत्व वाली बात कहें तो नेता ये थे। और मैं कहता हूँ कि युवाओं को ये पढ़े लिखे ज़रूर बहुत कम थे लेकिन युवाओं को इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए, बहुत कुछ इनसे सीखने को मिलता है। तो इन्होंने जो काम किए आज पूरे देश में सरकारें उसको मान रही हैं, जो इन्होंने अपने कार्यकाल में किए। उसके बाद इनका जो निधन है वो 6 अप्रैल 2001 को इनका निधन हुआ और दिल्ली में किसान घाट के पास इनकी समाधि है। तो चौधरी देवीलाल, पूरे देश में इनकी एक ऐसी छवि थी, इनको लोग से ताऊ कह के बुलाते थे। तो ताऊ का पद मतलब जिन नेताओं को ये ऐसे उपाधि लोगों ने दी हैं वो बड़े प्यार से दी हैं। जो लोग लोकप्रिय होते थे उनको ये चीज़ें दी गई हैं, कोई ऐसे ही ताऊ किसी को स्वीकार नहीं करता। तो इसके बाद जो मुख्यमंत्री बने वो थे चौधरी भजनलाल जी। भजनलाल जी कैसे मुख्यमंत्री बने? भजनलाल जी जनता पार्टी में देवीलाल जी की सरकार में डेयरी मंत्री हुआ करते। जनता पार्टी में देवीलाल मुख्यमंत्री थे और ये भजनलाल जी डेयरी मंत्री थे। 1979 में 1979 में भजनलाल जी ने चौधरी देवीलाल जी जब मुख्यमंत्री थे तो उसमें से एमएलए तोड़ लिए और उनके समर्थन से खुद मुख्यमंत्री बन गए। भजनलाल जी का जो जन्म है वो 6 अक्टूबर 1980 को हुआ था। भजनलाल जी का जन्म कब हुआ था? 6 अक्टूबर 1930 को। 6 अक्टूबर 1930 को भजनलाल जी का जन्म हुआ और इनका जो जन्म हुआ वो पाकिस्तान में हुआ था। बाद में इनका परिवार पाकिस्तान से भारत में आके रहने लगा था। तो ये जो आके बसे थे, फतेहाबाद के पास एक गांव है, उसका नाम है खजूरी। खजूरी जाटी एक गांव है, उस गांव में आके चौधरी भजनलाल जी का परिवार रहने लगा था। और
मोहम्मदपुर रोही उसके पास एक बड़ा गांव है, तो इसलिए कुछ लोग इनको कहते हैं मोहम्मदपुर रोही के ये रहने वाले हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये खजूरी के हैं। लेकिन जब ये आके बसे तो 15 एकड़ ज़मीन खजूरी गांव में इनके परिवार को दी गई थी, ये वहाँ के रहने लगे थे। उसके बाद इन्होंने मोहम्मदपुर रोही में मकान बना लिया और इनका राजनीतिक सफ़र जो शुरू हुआ वो इन्होंने भी, इनका जीवन भी बड़ा संघर्ष में गुजरा है, लेकिन ये बड़े तेज़ दिमाग के आदमी थे। इनका जो परिवार का ब्योत है वो ज़्यादा अच्छा नहीं था। शुरू में इन्होंने, बताते हैं, चुनरी भी बेची है। वो चुनरी क्या होती है, हरियाणा में या पूरे देश में जो औरतें सिर पे ओढ़ती हैं वो चुनरी कहते हैं उसको, तो उसका बेचने का काम भी इन्होंने किया। उसके बाद इन्होंने घी का काम किया और घी के काम के बाद इन्होंने आढ़त की दुकान की। फिर इन्होंने पंच का चुनाव लड़ा और पंच का चुनाव लड़के फिर ये ब्लॉक समिति का चुनाव लड़ा। उसके बाद इनका राजनीतिक सफ़र वहाँ से शुरू हुआ। ये 1968 में विधायक बने और ये जो मुख्यमंत्री बने, ये जो बने 29 जून 1979 29 जून 1979 को इनका मुख्यमंत्री काल शुरू हुआ और ये 22 जनवरी 1980 तक मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद लगातार फिर इनका 22 जनवरी तक ये रहे, लेकिन लगातार इनका जो चला वो 1985 तक चला, क्योंकि 22 जनवरी को इन्होंने जो जनता पार्टी थी, जनता पार्टी के विधायकों को लेके ये कांग्रेस में आ गए थे और फिर ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री के तौर पे उन विधायकों को लेके, जो जनता पार्टी से पूरे 40 विधायकों को लेके ये कांग्रेस में शामिल हो गए थे और फिर ये इन्होंने दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उसके बाद इनका आगे जो कार्यकाल चला 5 जुलाई 1985 तक चला। इस बीच में 1982 में जो विधानसभा चुनाव है, आम विधानसभा चुनाव हरियाणा में, वो भी हुए। उसमें जो देवीलाल जी की पार्टी थी उनकी सीटें ज़्यादा आ गई थी, इनकी सीटें कम थी, लेकिन फिर भी ये अपनी जोड़ तोड़ की राजनीति से मुख्यमंत्री की इन्होंने शपथ ली। बल्कि देवीलाल जी का इस विषय में उस समय बताते हैं, राज्यपाल थे जीडी तपासे, झगड़ा भी हुआ इस विषय में कि बड़ी पार्टी मेरी थी तो आपने इनको कैसे शपथ दिलवा दी। बहुमत साबित करना था। फिर इन्होंने कुछ और विधायकों को शामिल कर लिया, कुछ देवीलाल जी की पार्टी के विधायकों को ले आए और इन्होंने 1985 तक मुख्यमंत्री रहे। फिर ये 1985 में छोड़ के ये केंद्र में चले गए, केंद्र में मंत्री बने, कृषि मंत्री, और हरियाणा में मुख्यमंत्री उसके बाद बंसीलाल बने थे। जब ये केंद्र में गए तो बंसीलाल जी के मुख्यमंत्री बनवा के ये केंद्र में चले गए थे। और उसके बाद ये बने मुख्यमंत्री 1991 में। फिर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आई। 1987 में कांग्रेस चुनाव हार गई थी हरियाणा में। 1991 में कांग्रेस की सरकार फिर आई। 23 जुलाई 1991 से 9 मई 1996 तक, 23 जुलाई 1991 से 9 मई 1996 तक ये इनका मुख्यमंत्री के तौर पे अगला कार्यकाल था। तो उस समय भी ये राजनीति के पीएचडी जो कह सकते हैं, लोग इनको हरियाणा में राजनीति का पीएचडी कहने लगे थे कि अगर राजनीति में भगवान भी इनके सामने आ जाए तो ये भगवान को भी मात दे सकते हैं। और इन्होंने भी जो 1968 में ये आदमपुर से
विधायक बने थे। 1968 में आदमपुर से विधायक बनने के बाद इन्होंने ऐसा करके दिखाया, ऐसा तिलिस्म इनका है कि वो आज तक कायम है। वहाँ से ये चुनाव नहीं आ रहे, इनका ये खुद या इनके परिवार के सदस्य वहाँ से विधायक बनते रहे हैं। इस साल से ये सांसद भी बने, करनाल से भी सांसद रहे ये। तो इनको भी हरियाणा में हम एक ऐसे नेता के तौर पे कह सकते हैं जिन्होंने एक क्षेत्र नहीं बल्कि हरियाणा में जहाँ से चाहा वहाँ से चुनाव लड़ा, और इन्होंने आदमपुर हलके में जो काम किए वो काम आज भी याद किए जाते हैं। प्रदेश में चाहे ये उतने ज़्यादा काम नहीं करवा पाए, लेकिन आदमपुर हलके में इन्होंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदमपुर में खुलवाया अपने मुख्यमंत्री काल में। एशिया की सबसे बड़ी ग्वार की मंडी आदमपुर में इन्होंने खोली। कपास की मंडी, कॉटन की जो मंडी है, कॉटन की मंडी आदमपुर में इन्होंने, एशिया की सबसे बड़ी मंडी उसको कह सकते हैं। इसके अलावा आदमपुर शहर को इन्होंने एक ऐसा रूप दे दिया कि वो पंचायत है, आदमपुर गांव कहलाता है, पंचायत है, निगम नहीं ना, वो नगर पालिका नहीं बनी। ये खुद वहाँ के लोगों को कहते थे कि नगर पालिका बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप नगर पालिका बनवाओगे तो आपको टैक्सेस देने होंगे, और अगर पंचायत रहेगी तो पंचायत को पैसे मिलते हैं ऊपर से, प्रदेश सरकार उसको पैसे देती है, तो काम करना आसान रहता है पंचायतों के लिए। नगर पालिका की बजाय आपकी पंचायत ठीक है। इन्होंने वहाँ पे पीजी कॉलेज आदमपुर में खुलवाया, गर्ल्स कॉलेज आदमपुर में खुलवाया, जेबीटी कॉलेज आदमपुर में खुलवाया, आईटीआई आदमपुर में खुलवाई। तो अनेकों ऐसे काम हैं। आदमपुर एक बहुत बड़ा, जो जिसको हम अच्छा विकसित शहर कह सकते हैं, उस विकसित शहर के बराबर आप आदमपुर मंडी को अगर आप जाके देखोगे तो वहाँ पे मकान, वहाँ पे सड़कें, वहाँ पे सीवरेज सिस्टम, वो सब इन्होंने वहाँ पे करवा दिया, और आज तक वो गांव कहलाता है। तो इन्होंने एक ऐसी सीट अपनी बना ली, वो सीट आज तक इनके परिवार के पास है, कोई इनको हिला नहीं पाया वहाँ से, चाहे कोई भी आ गया। उसके बाद इन्हीं के कार्यकाल में अगर देखें, क्योंकि ये देवीलाल से मुख्यमंत्री की कुर्सी लेके, उनसे मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन के ये खुद मुख्यमंत्री बने थे, तो हरियाणा जो प्रदेश है, जाटों की आबादी अच्छी है, तो एक ये आए लोगों के मन में कि भाई ये हमारी कुर्सी छीन के ले गया है। तो हरियाणा में एक जाट नॉन जाट की जो लड़ाई है वो इनके कार्यकाल में शुरू हो गई थी। जाट इनको मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते थे इन्होंने, बल्कि जाट के तौर पे बहुत से नेताओं को आगे बढ़ाया। बहुत नेताओं को इन्होंने अपने काल में मंत्री बनाया। जाट नेता इनके मुख्यमंत्री काल में ज़्यादा होते थे, लेकिन फिर भी ये उनको एमएलओ को तो राजी रखते थे, लेकिन आम जो जाट था उसके मन में, वो आम जो जाट था वो इनको एक्सेप्ट नहीं कर पाया। हरियाणा में जाट नॉन जाट की वहाँ से लड़ाई शुरू हुई और वो आगे चलती रही, आज तक भी वो लड़ाई चालू है। तो इन्होंने अपने कार्यकाल में हरियाणा के जैसी उस समय की परिस्थितियां थी, काम करने में इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन उस समय ये भी कहते हैं कि भाई रिश्वत का जो काल है, रिश्वत भी हरियाणा में उस समय शुरू हुई। उससे पहले रिश्वत का ऐसा वो नहीं था, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं होते थे उससे पहले। और ये भी उस समय पे हरियाणा में जो कहते हैं दूध दही का खाना, हरियाणा का जो मुख्य वो होता है, देशा में देश हरियाणा जी, दूध दही का खाना। तो दूध से प्रोडक्ट बनता है घी। भजनलाल जी के बारे में भी ये कहावत है कि ये घी के पीपे लोगों के पास पहुंचा दिया करते,
और ये कहते थे, उस टाइम पे कहावत थी कि जिसका घी खा लिया तो वो कर्ज है, वो घी का कर्ज उतारा करते लोग। तो ये जिसके पास घी का पीपा पहुंचा दिया करते इन्होंने, क्योंकि घी का इनका व्यापार रहा और वहाँ से इन्होंने राजनीति शुरू की। तो मोरारजी देसाई तक जो प्रधानमंत्री थे उन तक इनके घी के पीपे पहुँचे और वहाँ से इन्होंने फिर एक ऐसी वो बनाई जोड़ तोड़ के। ये ऐसे माहिर थे 1991 में जब वो आई, बल्कि वो सरकार इनके नाम से आई थी। उस टाइम पे 51 सीटें कांग्रेस जीत के सत्ता में आई थी। और बाद में भी जब कांग्रेस 2005 में सत्ता में आई तो हरियाणा के लोगों ने जो वोट दी थी वो भजनलाल को मुख्यमंत्री मान के वोट दी थी। ये हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष थे, भजनलाल को मुख्यमंत्री मान के लोगों ने वोट दी थी। 67 सीट कांग्रेस की आई, लेकिन तब 2005 में मुख्यमंत्री जो बनाया गया चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बना दिया गया था। लेकिन उसके बाद कांग्रेस फिर इतना बड़ा बहुमत लेके कभी नहीं आ पाई। तो ये मैंने इन दो मुख्यमंत्रियों की, चौधरी देवीलाल जी की और भजनलाल जी की, इनके बारे में बताया। बल्कि चौधरी देवीलाल जी के बारे में एक और बात बताऊं, हरियाणा का रिकॉर्ड है 1987 में जब चुनाव हुए, उस चुनाव के अंदर 90 विधानसभा की टोटल सीटें हैं। उन 90 विधानसभा सीटों में से 85 सीट जीतने का काम चौधरी देवीलाल जी ने किया था। और उस समय इन्होंने हर बिरादरी के लोगों को अच्छी टिकटें दे रखी थी। अगर ब्राह्मणों की बात करें तो ब्राह्मणों को भी इन्होंने उस समय 12 टिकटें दी थी और सारे के सारे उसमें जीत के आए थे। तो ये इन दो मुख्यमंत्रियों को मैंने आपको बताया। अब मैं आपको कहूँगा कि मैंने YouTube चैनल भी बनाया हुआ है और मेरी ये हरियाणा की राजनीति भाग 4 YouTube चैनल पे इसको डालूंगा। अगर किसी साथी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर लाइक करें और उसको सब्सक्राइब भी करें, और युवाओं को उससे बड़ा लाभ होगा। आगे चल के मैं देश का भी राजनीतिक ज्ञान दूंगा और भौगोलिक ज्ञान भी उसके बाद में। ये YouTube चैनल जो शुरू किया है वो राजनीति के साथ साथ शिक्षा का देने का भी काम मैं करूंगा। ये मेरी अपनी एक सोच है कि जो मुझसे बन पड़ता है वो करना चाहिए, और हमारा जो बड़े हैं उनका ये कर्तव्य बनता है कि उनके पास जो ज्ञान है वो अपनी अगली पीढ़ियों को दे के जाएं। तो मेरी ये सोच है, और मेरे पास जो है मैं कोशिश करूंगा कि YouTube के माध्यम से मैं आप लोगों को दूं। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।